जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा शहर है जो बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के रास्ते में पड़ता है, जिसकी वजह से टूरिज्म के लिहाज से इस जगह की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। वहीं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर नजदीक होने की वजह से इंडियन आर्मी के लिए भी ये जगह काफी मायने रखती है। हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर जोशीमठ की स्थापना की थी, जो कि उनके 4 विद्यापीठों में से भी एक है और इसी विद्यापीठ के नाम पर ही इस जगह का नाम भी पड़ा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ मौजूद भगवान शालिग्राम के हाथ की कलाई लगातार पतली होती जा रही है और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान शालिग्राम के हाथ की कलाई उनके शरीर से अलग होकर गिर जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, हाँ, लेकिन जोशीमठ में जो इन दिनों हो रहा है वो कहीं न कहीं इस कहानी को सच जरूर कर रहा है। जोशीमठ के 500 से ज्यादा घरों और सड़कों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। शहर में कई इलाके तो ऐसे भी हैं जहां पर जमीन और दीवारों से तेज पानी तक बह रहा है और इसकी जमीन लगातार धंस रही है। घरों में पड़ी मोटी मोटी दरारों की वजह से अब यहाँ के लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं और जो लोग अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते वो 0 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है। लोगों को डर है कि कहीं इस दरारों की वजह से उनके घर टूट कर गिर न जाए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच में भगवान शालिग्राम से जुड़ी ये पौराणिक कथा सच हो रही है या फिर इसके पीछे के कोई और कारण है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1939 में एक स्विस जियोलॉजिस्ट ने सेंट्रल हिमालयाज नाम से एक किताब निकाली थी, जिसमें हिमालय के इस जोन के बारे में भी बताया गया था जहाँ पर जोशीमठ बसा हुआ है। किताब के मुताबिक जोशीमठ का ये शहर लैंडस्लाइड में बहकर आए मलबे के ऊपर बसाया गया है, यानी कि लैंडस्लाइड में जो मलबा बहकर आता है उसकी सेटलमेंट के ऊपर इस शहर को बनाया गया था। और इस बात को बाद में कई हिस्टोरियंस और जियोलॉजिस्ट ने भी प्रूव किया। मलबे से बने होने की वजह से इस जगह की जमीन वैसे ही कमजोर है, जिसकी वजह से किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बाद यहाँ की जमीन या तो धंसने लगती है या फिर उसमें दरारें आने लगती हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक जब गढ़वाल में कत्यूरी वंश का राज था उस समय भी इस जगह पर दरारें देखी गई थी। हाँ, लेकिन क्योंकि उस समय यहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं रहती थी, इसीलिए इन दरारों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं यहाँ पर आने वाले लगातार लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक के रीजंस को जानने के लिए 1976 में गवर्नमेंट ने भी मिश्रा कमेटी को यहाँ पर एक ग्राउंड सर्वे करने के लिए भेजा था। इस ग्राउंड सर्वे टीम में उस समय आर्मी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, बीआरओ, केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी और इसके अलावा यहाँ की लोकल अथॉरिटी के कुछ मेंबर शामिल थे। हालांकि इस टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में वही लिखा जो 1939 में स्विस जियोलॉजिस्ट ने अपनी बुक में लिखा था। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ का ये शहर किसी एंशिएंट लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है और क्योंकि लैंडस्लाइड के मलबे की जमीन किसी भी लैंड या फिर माउंटेन के मुकाबले वीक होती है, इसलिए नेचुरल डिजास्टर या फिर ब्लास्ट होने पर यहाँ की जमीन आसानी से धंस सकती है। और यही वजह है कि उस समय इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये तक सजेस्ट किया था कि फ्यूचर में यहाँ पर किसी भी तरह के हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क को परमिशन ना दी जाए। हालांकि उनकी इस रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी गई। साल 2006 में यहाँ पर धौलीगंगा और ऋषिगंगा के ऊपर तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके अंदर एक डैम और 12 से 17 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जानी थी। इस टनल का आधा हिस्सा जोशीमठ के नीचे बन रहा है। इस हाइड्रो पावर प्लांट की कॉस्ट उस समय 2900 करोड़ प्रोजेक्ट की गई थी और इसे साल 2012 तक कंप्लीट किया जाना था। लेकिन यहाँ पर लगातार आए फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को आज तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया जा सका है। साल 2009 में यहाँ पर टनल बनाने के लिए एक बोरिंग कटिंग मशीन को भी यहाँ पर लाया गया था, लेकिन ये बोरिंग कटिंग मशीन उस समय यहाँ पर टनल में ही फंस गई और आज तक इसे निकाला नहीं जा सका है। साल 2011, 12 और 13 में आई बाढ़ की वजह से डैम और टनल बुरी तरह से डैमेज हुए और इनकी रेट्स आगे बढ़ती चली गई। साल 2013 में द डेली पायनोर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बाढ़ की वजह से टनल बुरी तरह से डैमेज हुआ है और पिछले 4 सालों से यहाँ से पानी भी लीक कर रहा है। इसी साल अमर उजाला ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही एनटीपीसी डैम और टनल बनाने के लिए यहाँ पर अलकनंदा नदी में इलीगल माइनिंग भी करवा रही है। यहाँ के लोकल लोगों और कई इन्वायरमेंटलिस्ट के मुताबिक जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तभी से यहाँ के घरों और सड़कों में दरारें दिखना शुरू हुई हैं। पहले ये दरारें थोड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। हिमालय का ये इलाका जोन 5 में आता है, जिसका मतलब है कि ये जगह हाईली अर्थक्वेक प्रोन है और यहाँ पर कभी भी 7 से 8 रिक्टर तक का भूकंप आ सकता है।
वहीं यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती है जिसकी एवरेज स्पीड वैसे तो 20 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन हैवी रेन या फिर ग्लेशियर बर्स्ट के टाइम पर यही नदी 100 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा की स्पीड से बहने लगती है और भयानक बाढ़ लेकर आती है। हालांकि यहाँ आने वाली बाढ़ के पीछे भी मैनमेड रीजंस ही होते हैं। साल 2013 में केदारनाथ डिजास्टर के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड में आने वाले फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स के पीछे डैम कंस्ट्रक्शन को एक मेजर रीजन बताया था। वहीं साल 2021 में जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ तो इसकी वजह से भी यहाँ चल रहे तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा था और 140 वर्कर्स तो टनल के अंदर ही मारे गए थे। उस समय यहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि ये ग्लेशियर बर्स्ट भी इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं। दरअसल पहाड़ों पर जब भी कोई सड़क, डैम या फिर टनल बनाया जाता है तो इसके लिए पहाड़ों पर जगह बनाने के लिए या तो ब्लास्ट किया जाता है या फिर हैवी टो कटिंग बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों ही सिचुएशन में पहाड़ अंदर से खोखले और कमजोर होने लगते हैं और फिर जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ऐसी सिचुएशन में नुकसान ज्यादा होता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स की थ्योरी तो ये भी कहती है कि साल 2013 में आए केदारनाथ फ्लड और 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुए ग्लेशियर बर्स्ट का पानी इस टनल में भर गया था, जो अब एक्वाफायर बर्स्ट के रूप में जोशीमठ में जगह जगह निकल रहा है। हालांकि जियोलॉजिस्ट की टीम अभी भी जोशीमठ में सर्वे कर रही है और रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जोशीमठ में जगह जगह पानी निकलने का रियल रीजन क्या है। हाँ, लेकिन ये जरूर सच है कि टनल्स और डैम प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ की नेचुरल इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट उत्तराखंड में चल रहे 30 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 65% विलेजेस को रिलोकेट किया गया और इन पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से ही साल 2016 से लेकर अब तक इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पिछले 6 सालों में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं। और उसके मुताबिक 1989 से लेकर 1999 के बीच उत्तराखंड में सिर्फ 4 बार भयानक बाढ़ आई थी, लेकिन 2002 से लेकर 2012 के बीच यहाँ पर 22 मेजर फ्लड्स रिकॉर्ड किए गए। यही नहीं, जोशीमठ में ही 128 लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किए गए, जो कि यहाँ पर बढ़ती टेंशन को दिखाता है। और कई जियोलॉजिस्ट के माने तो ये छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स फ्यूचर में आने वाले किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर्स के साइन। हालांकि इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स के बाद भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नहीं बंद किया गया। वहीं मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि भटवारी, उत्तरकाशी, मुनस्यारी और धारचूला जैसे उत्तराखंड के दूसरे शहर भी अब खतरे में है। साल 2000 में जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था उस समय यहाँ का रोड नेटवर्क सिर्फ 8000 किलोमीटर का था, जो आज की डेट में 40,000 किलोमीटर का हो चुका है। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पर हर 1 किलोमीटर पर 20,000 से 60,000 क्यूबिक मीटर मलबा निकाला जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब तक यहाँ पर 2 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वेस्ट पहाड़ों या फिर नदियों के किनारे डंप किया जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के पहाड़ कमजोर और नदियाँ पॉल्यूटेड हो रही हैं। जोशीमठ में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी गई है। ये शहर बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है, इसलिए बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर 4 धाम प्रोजेक्ट के अंडर एक बाईपास रोड भी तैयार की जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा था और इन्हीं मल्टीपल कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से यहाँ पर जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। वहीं सारे जियोलॉजिकल फैक्ट्स को जानने के बावजूद भी यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बढ़ती अर्बनाइजेशन को रोकने की भी कोशिश नहीं की, जो कि एक और रीजन है जोशीमठ में जमीन धंसने का। आपको याद होगा कि साल 2022 में गुजरात की मोरबी ब्रिज पर हजारों लोगों के एक साथ चढ़ने से ये ब्रिज टूट गया था और इस भयानक एक्सीडेंट में हजारों लोगों की जान गई थी। अब ठीक वैसा ही जोशीमठ में भी हो रहा है। हर एक पहाड़ की अपनी एक एवरेज लोड कैपेसिटी होती है और जब एक एवरेज कैपेसिटी से ज्यादा वजन पहाड़ पर पड़ता है तो वो टूटने लगते हैं। और क्योंकि जोशीमठ एक लैंडस्लाइड के ऊपर बसा हुआ है तो इसकी भार झेलने की स्ट्रेंथ वैसे ही कम है। जोशीमठ की टोटल आबादी 20,000 के करीब है, लेकिन क्योंकि ये शहर बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब और ओली जैसे फेमस डेस्टिनेशन का गेटवे है, इसलिए ये हमेशा ही ओवर क्राउडेड रहता है। और ये तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो डार्क साइड ऑफ हिल स्टेशन में भी बताया था कि हिल एरियाज में आने वाले टूरिस्ट किस तरह से यहाँ के इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, जिसका असर यहाँ के क्लाइमेट पर पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो जोशीमठ को आज जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और टूरिज्म सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शायद आप में से ज्यादा लोगों को इन बातों से फर्क ना पड़े, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी पीढ़ियां ही इस जगह पर पली बड़ी हैं, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर घर बनवाने में लगा दी। अब वो कहाँ जाएंगे? अगर उन लोगों को सरकार दूसरे गांव में रहने के लिए जगह दे भी देती है तो क्या उनकी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो पाएगी? खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।